गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आपका केसेज ऑफ स्लाइडिंग कि किसी भी टू सरफेस के बीच में स्लाइडिंग आपकी कैसे होगी और कब अकर होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हम एक केस करके देखते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है और ये किसी ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो सपोज दिस इज ए ब्लॉक विच इज बीइंग प्लेस्ड ऑन ए ग्राउंड सरफेस। अब बेटा अगर इसकी मैं बात करूं तो आपको पता है अभी ये रेस्ट के ऊपर है। सपोज कर लीजिए कि इस ग्राउंड सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। और आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहते हैं, आप एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाना चाहते हैं कि सच दैट ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने बेटा ये केसेस पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं। तो आपको पता है कि जब तक कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा तो आपका ब्लॉक क्या रहेगा बेटा, आपका रेस्ट के ऊपर रहेगा। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स, ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वैसे ही आपका ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या कर देगा, स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो या इस केस के अंदर हम स्लाइडिंग क्या बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग अगर कब होगी, इन दिस केस स्लाइडिंग विल अकर when external force is greater than the limiting friction। और बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता रहता है, क्या रहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन FL विच इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा केस है। आपको पता चल गया कि जैसे ही आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा वैसे ही आपका ब्लॉक क्या कर देगा, स्लाइडिंग कर देगा। अब ये तो था बेटा सिंपलेस्ट केस जो हम बहुत बार देख भी चुके हैं। अब बेटा इसमें प्रॉब्लम कहाँ फंसती है कि जहाँ पे टू ब्लॉक प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप यहाँ पे इसके बाद आपका स्टार्ट होगा ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर, ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि स्लाइडिंग टू ब्लॉक्स के बीच में कब अकर होगी। ठीक है, तो बेटा उसकी डिफरेंट केस बनते हैं कि व्हेन द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक, व्हेन द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक, व्हेन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ग्राउंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये डिफरेंट केस वहाँ पे बनेंगे। तो उन केसेस के अंदर हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि व्हेन द स्लाइडिंग इज गोइंग टू बी अकर। ठीक है, तो अभी वो चीज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसको पॉपुलरली हमको बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम। दिस केस इज popularly known as block or block problems। सॉरी, ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। तो बेटा दो ब्लॉक मान लेते हैं। एक तो ब्लॉक है आपका क्या, M1, और दूसरा ब्लॉक क्या है बेटा आपका, इसके ऊपर है अलग से M2 ब्लॉक, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है M2। ठीक है,
तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम। अभी बेटा इसमें करना क्या है, इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमको करना क्या है, हमको ये बताना है कि ये M1 और M2 के बीच में स्लाइडिंग कब अकर हो। सपोज कर लीजिए कि स्टार्टिंग के अंदर आप ऐसा मान लीजिए, केस 1 जो मैं लिख देता हूं, केस 1 व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, when there is no friction between block M1 and ground। ठीक है, तो बेटा क्या दे रखा है आपको कि M1 और M2, ये दो ब्लॉक M1 के ऊपर M2 ब्लॉक आपका रखा हुआ है और ग्राउंड सरफेस और इस M1 के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस। दैट मींस यहाँ पे आपका म्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड सरफेस। और हम क्या कर रहे हैं बेटा इस केस के अंदर, हम M1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ F, M1 के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम F। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस F such that this block M2 will start sliding down on M1। आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है कि इस F की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिसके ऊपर आपका जो ब्लॉक M2 है वो M1 के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। आपको वो वैल्यू F की निकालनी इस केस के अंदर। ठीक है, अभी बेटा अगर मैं बात करूं, सपोज करिए स्टार्टिंग के अंदर देखिए हम कैसे करेंगे, इन प्रॉब्लम को डील कैसे करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर हम क्या मान लेंगे बेटा, स्टार्टिंग के अंदर हम क्या मान लेंगे कि इन दोनों ब्लॉक्स, ये जो आपके दोनों ब्लॉक्स हैं, इन द बिगिनिंग हम क्या मान लेंगे कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ब्लॉक बेटा एक साथ मूव हो रहे हैं, आपके दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं आपके, तो व्हाट शुड बी द एक्सेशन ऑफ द सिस्टम। तो आप निकाल सकते हैं कि एक्सेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स F है, मास कितना है आपका M1 प्लस M2 है, तो एक्सेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा आपका F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आपका हो जाएगा क्या, एक्सेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कौन आ रहा है आपका M1 और M2 दोनों आ रहे। ओके, देखिए बेटा मैं जनरल केस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये कोई F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लोअर ब्लॉक के ऊपर, और इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों ब्लॉक आपके एक साथ चल रहे हैं। अगर ये दोनों ब्लॉक आपके एक साथ चल रहे हैं तो व्हाट शुड बी द कॉमन एक्सेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज ब्लॉक। तो कॉमन एक्सेशन हम निकाल सकते हैं दोनों ब्लॉक का, वो क्या हो जाएगा आपका F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, अज्यूमिंग both of the blocks are moving together। दोनों एक साथ चल रहे हैं बेटा। ओके, और दोनों एक साथ चले तो इसका मतलब क्या है बेटा कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं है। अगर एक साथ चले तो आपको उसी बात को स्लाइडिंग नहीं होगी इन दोनों के बीच में। देन acceleration of both of the block is अभी बेटा आप देखिए इसका एफबीडी बनाएंगे। M1 और M2 को आपने एक सिस्टम मान लिया, M1 और M2 को आपने एक सिस्टम मान लिया, तो अब इसका जब हम एफबीडी बनाएंगे तो आपका क्या आएगा बेटा, एक तो नीचे की तरफ आएगा आपका क्या M1 प्लस M2 इंटू जी, ये आ गया। इसके ऊपर ग्राउंड, ठीक है, इन दोनों का हम एक ब्लॉक मान के चल रहे हैं, तो हम इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने क्या मान लिया, M1 और M2 को एक ब्लॉक मान लिया बेटा। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है उसका हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने M1 और M2 को एक सिंगल ब्लॉक मान लिया, जिसका मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू जी। अभी बेटा ग्राउंड सरफेस और इस M1 के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन आपका आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, और एक आपका एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। अब बेटा कोई आपसे पूछ ले कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा यहाँ पे, तो
तो आप क्या कहेंगे बेटा कि सर फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। तो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, तो आपके दोनों ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है यहाँ पे। फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो थोड़ा सा रजिस्ट करता है यहाँ पे मोशन को रजिस्ट करता है, लेकिन कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो आपको सी बात है, दोनों ब्लॉक जैसे आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, दोनों ब्लॉक आपका राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव होना स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक का एक्सेशन अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, तो व्हाट शुड बी द एक्सेशन ऑफ द बोथ द ब्लॉक? एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, तो वो बेटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेशन ऑफ द बोथ द ब्लॉक क्या होगा? F तो नेट फोर्स लग रहा है आपका, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास कितना है आपका? m1 प्लस m2 है। तो बेटा एक्सेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बेटा आएगी आपकी किसकी वैल्यू? एक्सेशन की वैल्यू। ओके, अभी देखिए क्या करेंगे अब इसमें। अभी बेटा देखिए, अभी मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करता हूं हमने क्या क्या है इस केस में। देखिए प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, जितना आपको दिख रहा है प्रॉब्लम इतनी सिंपल रहने वाली नहीं है। मैं अपना सिंपलेस्ट वे से पढ़ा रहा हूँ। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको मिलेगा कि कोई भी इससे सिंपल आपको पढ़ा सकता है। ठीक है, ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम मैंने क्या माना स्टार्टिंग के अंदर, ये मैंने केस दे दिया आपको कि व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M1 एंड द ग्राउंड, M1 और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बाद में हम फ्रिक्शन वाला केस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम समझ लेते हैं कि हमको करना कैसे है, ये प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना, ये समझ लेता हूँ। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या माना, M1 और M2 इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक मैंने मान लिया। ठीक है, सिंगल ब्लॉक मान लिया कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, एक साथ जा रहे हैं। ये अगर एक साथ जाएंगे तो आप इन दोनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक मान लेंगे। और फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड और इन दोनों के बीच, ग्राउंड और इसके बीच में कोई है, कुछ भी है नहीं आपका, ग्राउंड और M1 के बीच में। तो नेट फोर्स जो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है वो आपका लग रहा है F, है ना। तो एक्सेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेशन ऑफ द बोथ ऑफ द ब्लॉक आपका हो जाएगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। अभी बेटा बात करते हैं, चलो एक्सेशन हमको पता चल गया कि M1 का भी एक्सेशन कितना होगा? F डिवाइडेड बाई M1 बाई M2, और M2 का भी जो आपका एक्सेशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अभी हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं किसकी? M2 की। आपको पता चल गया कि M2 का जो एक्सेशन है वो क्या है बेटा? A है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में M2 का एक्सेशन क्या है? A है। और हम एफबीडी ड्रॉ करना चाहते हैं M2 की, कि M2 पे जो एक्सेशन A है, तो आपको सी बात है कि इसका कोई एक्सेशन A है, हम ग्राउंड पॉइंट से इसको देख रहे हैं, तो कोई ना कोई तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा जिसकी वजह से इसका एक्सेशन क्या है बेटा? A है। कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, जिसकी वजह से M2 का जो एक्सेशन है वो क्या है बेटा? A है। और वो नेट फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एफबीडी ड्रॉ करके। तो बेटा जब हम M2 की एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो फ्रॉम एफबीडी ऑफ M2, अब जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे M2 की, तो देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे बेटा। एक तो M2G लगेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M2G। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा M1 और M2 के बीच में ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटा एक तो फोर्स लग रहा है आपका कौन सा? M2G। दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 और M2, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और अलग से इसको मैं बोल देता हूं कुछ N1 बोल देता हूं, चलो N2 बोल देता हूं। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेशन कितना है बेटा? A है। अब क्या आप बता सकते हैं कि आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन और M2G, ये तो बैलेंस कर देंगे, तो किसकी वजह से इसको ये एक्सेशन A आ रहा है? तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ से कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए ना जिसकी वजह से एक्सेशन A आ रहा है। तो वो फोर्स कौन सा हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि ये F एक्सटर्नल तो मैं M1 पे लगा रहा हूँ, M2 पे नहीं लगा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग एक बार सोच के देखिए कि इसका जब मैंने एफबीडी ड्रॉ किया तो एक तो M2G नीचे की तरफ आ गया, एक नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर की तरफ आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको वो फोर्स बताना है जिसकी वजह से इसका एक्सेशन A है राइटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में डेफिनेटली क्या होगा? कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू, और वही कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए?
वही फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सेलेरेशन ए के लिए, इस एक्सेलेरेशन ए के लिए। तो इसका मतलब बेटा कि इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर आपका क्या लग रहा होगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। इस डायरेक्शन के अंदर कोई फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा होगा, उसी की वजह से आपका एक्सेलेरेशन कितना आया है बेटा, A आया है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को डाउट आ गया होगा, सर ये फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ क्यों लग रहा है, पीछे की तरफ लगना चाहिए। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स सर आगे की तरफ कैसे लग रहा है, पीछे की तरफ लगना चाहिए। बच्चों के यही दिमाग में रहता है हमेशा कि फ्रिक्शनल फोर्स है तो पीछे की तरफ लगेगा। ये ट्रू नहीं रहता। मैंने दो तरीके से समझाता हूँ बेटा। एक तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि आपको उसी बात, नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ है, M2G नीचे की तरफ है, तो कौन सा फोर्स इसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो और कोई तो फोर्स होगा नहीं, तो आपको सी बात है मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा। ये हो गया आपको FBD से समझने का तरीका। FBD से हमको पता चल गया है कि एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा, A होगा इन द राइट ऑर्डर। एक तो तरीका हो गया, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है, हो सकता है दूसरा जो तरीका है बेटा वो हम समझेंगे जब हमने डेफिनेशन फ्रिक्शन की दी थी, डायरेक्शन की डेफिनेशन। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। आप प्लीज आपके पास अगर आप नोटबुक रखी हुई है तो आप पीछे से एक बार डेफिनेशन को देखिए कि फ्रिक्शनल फोर्स की मैंने डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था, और उसकी डेफिनेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था इट इज द अपोजिंग फोर्स विच ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। ये बताया था, है ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। अभी आप M1 और M2 की बात कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे राइट वर्ड में समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने वहां पे आपको बताया था तो मैंने क्या बताया था कि ये कोई ब्लॉक है M1। अब ये ब्लॉक इस सरफेस, ये तो क्या था, रेस्ट के ऊपर था उस केस में। ये क्या था बेटा, रेस्ट के ऊपर था। तो रेस्ट के ऊपर था तो इसका रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका पीछे की डायरेक्शन में लग जाता था। ये इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। आप अभी देखिए इस केस में क्या डिफरेंस है। इस केस में M1 के ऊपर क्या है बेटा, M2 है। M1 के ऊपर M2 है, और आपको क्या पता है कि ये M1 किसी स्पीड से जा रहा है, M1 किसी स्पीड से जा रहा है। तो मैंने क्या बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स किसकी डायरेक्शन में लगेगा कि ये अपोज करता है, रिलेटिव मोशन ना हो, उन दोनों जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में दोनों सरफेस हैं, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। अब बेटा ये बताइए, ये M1 है, ये वेलोसिटी v है, ये M2 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगे कि इनका रिलेटिव मोशन ना हो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर पीछे की तरफ लगेगा तो बेटा ये तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये M2 M1 के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, तो ये तो रिलेटिव मोशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। अपोज कैसे करेगा कि ये M2 M1 के साथ साथ चले। अगर M1 और M2 दोनों साथ साथ चलेंगे तो रिलेटिव मोशन देखिए बेटा क्या होगा, जीरो होगा। M1 और M2 दोनों साथ साथ चलेंगे तो आपका रिलेटिव मोशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ये। तो ये तो ब्लॉक चाह रहा है कि मैं आगे चला जाऊं, ये नीचे वाला ब्लॉक तो चाह रहा है मैं आगे चला जाऊं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा बेटा, M2 तू भी साथ साथ चल और मैं तेरी तरफ आगे की तरफ फोर्स लगाता हूं ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो दैट इज वाई जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आपका आगे की तरफ लगता है। ओके, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप सपोज कर लीजिए यहां पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, एक बार फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता बेटा, ये M1 आपका आगे की तरफ निकल जाता और M2 नीचे गिर जाता। थोड़ी देर बाद M1 आपका आगे की तरफ चला जाता और M2 वहीं की वहीं रहता, है ना, M2 आपका वहीं की वहीं रहता और M1 आपका आगे की तरफ खिसक जाता। ये होता अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो। लेकिन जब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। दैट मीन्स रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा M1 और M2 के बीच में, क्योंकि M1 तो किसी स्पीड v से जा रहा है आपका। जब M2 भी M1 के साथ जाए तभी आपका क्या रहेगा बेटा, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जब M1 और M2 दोनों साथ साथ जाएं तभी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और ये दोनों साथ साथ कब जाएंगे, जब आपको सी बात है, जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स कब किस डायरेक्शन लगेगी, आगे की तरफ लगेगी। ओके, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है बेटा, ये लग रहा है M2 पे आगे की तरफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं M1 पे किस डायरेक्शन में लगेगा,
तो आप कहेंगे सर कि हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं किसी भी टू ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो M2 के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है। और फ्रिक्शन किन लग रहा है? M1 और M2 के बीच में। तो M2 की वजह से, M1 की वजह से M2 पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा बेटा? M2 की वजह से M1 के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ, ये लगेगा। ओके, तो चलो इस पे बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि M1 पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा किसकी तरफ? आगे की तरफ लगेगा। ओके, तो दो तरीके से समझा, एक तो हमने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से, और एक सिंपली जब हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो हमको सिंपली पता चल जाता है कि ये नॉर्मल एक्शन, ये mg है, तो कोई तो फोर्स होना चाहिए जो एक्सेशन ए प्रोवाइड कर रहा है m2 को। तो वो फोर्स क्या होगा बेटा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स ही रहेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन रहेगी। तो बेटा वैल्यू, अब आप ये बताइए कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स m2 के ऊपर लगेगा, ये आपका स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? ये आपका स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर काइनेटिक लगेगा, चल रहा है। नहीं बेटा, यहाँ पे अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की मैंने डेफिनेशन दी थी, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो लगता है काइनेटिक, और जब दो सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है, तो आपका क्या लगता है? स्टैटिक लगता है। अब आपको सीधा मैंने बता रखा है कि M1 और M2 एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो दोनों के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है? तो आप कहेंगे सर नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे? जब रिलेटिव मोशन नहीं है M1 और M2 के बीच में, तो आपका लगेगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। ये सेम है। सिमिलरली यहाँ पे ग्राउंड वाला जो मैंने आपको समझाया था, ये सेम ही है। जब ये ग्राउंड पे रहता है तो ग्राउंड यहाँ पे, तो ये ग्राउंड रेस्ट के ऊपर है, तो जब ये रेस्ट के ऊपर रहेगी तो हमको स्टैटिक बोल देते थे, जब ये चलने लग जाएगा तो हम काइनेटिक बोल देते थे। लेकिन इस केस के अंदर क्या है? ये चल रहा है, M1 चल रहा है किसी स्पीड से, तो M1 और M2 जब दोनों साथ चलेंगे तो इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उस टाइम पे आपका लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है तो आपका लगेगा क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या होगा बेटा? इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ओके, तो यहां से बेटा मैंने दो चीजें क्लियर की। एक तो आपको क्लियर किया कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M2, तो वो आपकी लगेगी बेटा किसकी डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में, ठीक है, वो आपका लगेगा किसकी डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। दूसरा मैंने आपको क्लियर किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बेटा यहाँ पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों ब्लॉक आपके एक साथ मूव हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट इज वाई क्या कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, दो चीजें क्लियर। अब बेटा बताइए इस फ्रिक्शन फोर्स की जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है? एक्सेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी क्या होगी बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपका? M2 इंटू ए, मास टाइम एक्सेशन। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? M2 इंटू ए। अब हमको बेटा फाइंड आउट करना है, कि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग कब होगी। ये तो हमको चलो पता चल गया कि आपने मान लिया M1 M2 साथ चलेंगे, तो ये होगी किसकी वैल्यू? स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब स्लाइडिंग कब होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपको पता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है आपकी? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो वो आपका आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा? यहाँ से M2G आ जाएगा आपको। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो वो होता है आपकी लिमिटिंग वैल्यू। इस केस में कितना होगा बेटा? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू M इंटू जी। ओके, म्यू इंटू M इंटू जी। अब बेटा आपको पता है कि ये तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की लग सकती है, तो इसका मतलब बेटा इस M2 का जो एक्सेशन हो सकता है, इस M2 का जो मैक्सिमम एक्सेशन क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की कोई, क्योंकि इसको जो एक्सेशन प्रोड्यूस कर रहा है M2 के ऊपर, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही इसके ऊपर एक्सेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
इस M2 के ऊपर जो एसेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है ना? तो इसका एसेशन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो मैक्सिमम एसेशन क्या हो सकता है? तो आपको कहेंगे कि सर मैक्सिमम एसेशन कब होगा? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू एम और जी। तो मैक्सिमम एसेशन ऑफ M2 कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम एसेशन ऑफ M2 कितना हो सकता है आपका? म्यू इंटू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई M2। तो आपका मैक्सिमम एसेशन कितना हो सकता है बेटा? इस केस के अंदर म्यू जी हो सकता है आपका। ओके, तो रुकिए मैं एक बार साइड में करता हूँ बेटा। ये मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बिल्कुल कम है, ठीक है। और ऊपर की भी मिटा देता हूँ, आपको याद ही होगा क्या क्या है। तो बेटा यहां से हमको क्या पता चला कि जो मैक्सिमम एसेशन कितना हो सकता है M2 का? मैक्सिमम एसेलेशन ऑफ M2, मैक्सिमम एसेलेशन ऑफ M2 कैन बी, वो आपका हो सकता है क्या? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो आपका, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? म्यू टू इंटू एम जी। और उस टाइम पे जो मैक्सिमम एसेशन जो M2 का हो सकता है तो वो क्या होगा बेटा? वो आपका हो जाएगा क्या? मास लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास टाइम मैक्सिमम एसेशन ऑफ M2। ओके, तो मैक्सिमम एसेशन ऑफ M2 कितना हो जाएगा आपका बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई M2। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने निकाल दिया है म्यू इंटू M2 इंटू जी। तो Amax की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? Amax की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? ये है आपका क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M2। तो म्यू इंटू जी। तो बेटा ये आपको पता चल गया कि M2 का मैक्सिमम एसेशन इतना हो सकता है म्यू इंटू जी। इससे ज्यादा M2 का एसेशन हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। अगर मैं बात की यहाँ पे मैंने क्या मान लिया था बेटा? यहाँ पे मैंने मान लिया था कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे थे। तो वहां पे एसेशन कितना आया था आपका? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ पे मैंने बस अज्यूम किया था कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, तो इन दोनों का एसेशन कितना आएगा? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर ये वाला जो एसेशन जो हमने फाइंड आउट किया है बाय अज्यूमिंग बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ये वाला एसेशन अगर मैक्सिमम एसेशन से कम है तो आपका ब्लॉक दोनों क्या चलेंगे बेटा? साथ चलेंगे। अगर ये वाला जो एसेशन जो हमने फाइंड आउट किया था बाय कंसीडरिंग द बोथ ऑफ द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, तो अगर ये वाला एसेशन इस एसेशन से ज्यादा आ सकता है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि M2 का मैक्सिमम एसेशन तो इतना ही हो सकता है म्यू इंटू जी। लेकिन यहाँ पे तो बता रहा है कि जो एसेशन है दोनों ब्लॉक का वो इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? कुछ ना कुछ जोल है वहां पे, क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग आपकी अकर हो जाएगी। ओके, तो अभी लिखते हैं इसको स्लाइडिंग का केस। तो स्लाइडिंग विल अकर कब अकर होगी बेटा? स्लाइडिंग कब अकर होगी? जब आपका ये वाला जो एसेशन है जो ए हमने फाइंड आउट किया है ये किससे ज्यादा हो जाए आपका? किससे ज्यादा हो जाए आपका? ए मैक्स से आपका ज्यादा हो जाए। ओके, ग्रेटर देन, चलो इक्वल टू भी लगा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ए मैक्स से ये वाला एसेशन तो आपका क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग हो जाएगी। तो यहां से बेटा जब मैं बात करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर ये आपका ज्यादा हो जाता है किससे? म्यू इंटू जी से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वहां पे क्या हो गया? आपकी स्लाइडिंग हो जाएगी। और F की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी कि निचले वाले ब्लॉक पे F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? तो F की वैल्यू अगर ज्यादा होगी किससे? M1 प्लस M2 इंटू म्यू जी से। अगर इससे आपकी F की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या हो सकती है वहां पे बेटा? वहां पे क्या हो जाएगा? आपका स्लाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा था मैंने स्टार्टिंग में कि व्हाट शुड बी द मिनिमम what should be the maximum value of F such that there should be no sliding between the M1 और M2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? M1 प्लस M2 इंटू म्यू जी।
अगर m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी से अगर आपकी f की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, आपकी स्लाइडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्लाइडिंग विल अकर when f is greater than m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। इससे अगर ज्यादा होगा f की वैल्यू तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाएगा। ओके, तो बेटा हो सकता है कि अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्या कर दिया सर, सब कुछ मिटा भी दिया यहाँ पे। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हमने किया क्या है। ठीक है, बहुत सारे केस आएंगे, उसके बाद एक बार जब आपको ये थोड़ा सा पैटर्न समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ कंप्लीट कि हमने किया क्या है। ओके बेटा, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, इसको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। देखिए बेटा क्या क्या है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बताता हूं ताकि एकदम से क्लियर हो जाए आपको। तो बेटा दो ब्लॉक आपको दिए गए थे, एक तो दिया गया था आपको M1 और दूसरा ब्लॉक आपको M2 दिया गया है। ठीक है, एक ब्लॉक आपको दिया गया था M1, दूसरा आपको दिया गया था M2, ये दो ब्लॉक दिए गए थे। और आपको ये दिया गया था कि यहां पे कोई भी फ्रिक्शन है नहीं, म्यू इज इक्वल टू 0, यहां पे कुछ फ्रिक्शन आपका हो सकता है, यहां पे कुछ फ्रिक्शन आपका हो सकता है। उसके बाद यहां पे M1 के ऊपर हम लगा रहे थे एक फोर्स F, M1 के ऊपर हम फोर्स F लगा रहे थे। आपको ये फाइंड आउट करना था कि M1 और M2 के बीच में स्लाइडिंग कब अकर होगी, ये आपको फाइंड आउट करना था कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट द स्लाइडिंग कैन अकर बिटवीन M1 और M2, कि F की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिसके बाद M1 और M2 के बीच में स्लाइडिंग होनी स्टार्ट हो जाए। तो इस केस के लिए सबसे पहले बेटा मैंने क्या अज्यूम करके चला, सबसे पहले मैं अज्यूम ये करके चला कि दोनों ब्लॉक सपोज कर लीजिए दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, नो मैटर कितना भी फोर्स लग रहा है, ये कितना भी फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में कभी भी स्लाइडिंग नहीं होती, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो जब मैंने मान लिया तो इन दोनों का जो एक्सेशन आया वो क्या आएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है दोनों एक साथ चल रहे हैं तो M1 M2 को क्या मान सकता हूं मैं, एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका 0 है, तो इन दोनों का जो एक्सेशन आया वो आपका क्या आया बेटा, आपका F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये अब ये वाले जो एक्सेशन आया ये हमने कब माना, जब दोनों ब्लॉक आपको हमने कंसीडर किया, अज्यूम किया, हम दोनों ब्लॉक हमने अज्यूम किया कंसीडरिंग द बोथ ऑफ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेशन आ गया। अभी बेटा फिर मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ करके देखा FBD M2 का कि M2 कैसे मूव कर रहा है, ट्रिक पता चले किन फोर्सेज की वजह से। इसमें आपको पता है कि अगर इसमें कुछ इसमें M1 और M2 दोनों में एक्सेशन है, तो आपको पता है M1 में एक्सेशन है और M2 में कुछ एक्सेशन है। तो हमने क्या किया कि M2 का FBD ड्रॉ किया और FBD ड्रॉ करके फाइंड आउट किया कि किस फोर्स की वजह से ये एक्सेशन A प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो फोर्स जब हमने फाइंड आउट किया तो हमको इसका FBD ड्रॉ किया तो हमको पता चला कि ये तो M2G लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो आगे की डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए तभी तो इसके अंदर एक्सेशन A प्रोड्यूस होगा। वो फोर्स क्या हो सकता है बेटा, वो फोर्स आपका हो सकता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि M1 और M2 ये दोनों आपके एक दूसरे के साथ चल रहे थे, इसलिए हमने स्टैटिक मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब जो M2 के अंदर एक्सेशन प्रोड्यूस होगा वो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही आपका M2 के अंदर क्या हो सकता है, एक्सेशन प्रोड्यूस होगा। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका डेफिनेट है कि ये M2 जैसे ही M1 आगे चलेगा M2 आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, कितना भी फोर्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये साथ M1 और M2 के साथ तभी चल सकता है जब यहाँ पे क्या हो, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो एक्सेशन प्रोड्यूस हो रहा है M2 के अंदर, तो M2 के अंदर जो भी एक्सेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। ओके, अब हमको पता है
बेटा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी क्या हो सकती है, एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसका मतलब आपको पता चला कि M2 के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जो क्या हो सकती है, आपकी लिमिटिंग वैल्यू। इसका मतलब M2 के अंदर क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है लिमिटिंग वैल्यू FL की इक्वल। तो इसका मतलब जो एसेशन हो सकता है M2 के अंदर वो आपका क्या हो सकता है, वो मैक्सिमम एसेशन क्या हो सकता है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो, और उसकी वैल्यू क्या होगी, FL डिवाइडेड बाई M2। और ये जो मैक्सिमम एसेशन M2 के अंदर हो सकता है वो क्या होगा आपका, म्यू इंटू M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M2, क्योंकि FL की वैल्यू होती है म्यू इंटू M2 इंटू G, तो म्यू इंटू G। तो ये बेटा हो सकता है मैक्सिमम एसेशन ऑफ M2। तो अगर ये दोनों का जो एसेशन जो हमने फाइंड आउट किया है, जब दोनों को हमने एक मान लिया था, ये एसेशन इस मैक्सिमम एसेशन से कम आता है, तो इसका मतलब हमारा चलो ठीक है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी कुछ वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसकी कुछ वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो हम लगा देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास टाइम एसेशन के इक्वल। लेकिन अगर ये वाला जो एसेशन है ये इससे ज्यादा हो जाए Amax से, तो इसका मतलब बेटा कि मैक्सिमम एसेशन से ज्यादा तो आपका ये एसेशन आपका हो ही नहीं सकता है, जब हमने कंसिडर किया था ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं उस टाइम पे। चलो है बस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा कि ये जो मैक्सिमम एसेशन से आपका, ये तो हमने अज्यूम किया है, कंसिडर किया है कि दोनों ब्लॉक साथ जा रहे हैं, ये जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, तो हमने तो बस एक बार अज्यूम कर लिया कि दोनों साथ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये एसेशन आएगा। तो ये अगर एसेशन आपका इससे ज्यादा हो गया, Amax से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब बेटा ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, Amax से ज्यादा तो आपका एसेशन M2 का हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये ज्यादा नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर A की वैल्यू Amax से आपकी ज्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी स्लाइडिंग हो जाएगी, ठीक है। वहीं से आपको हमने बताया कि जो F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है, ये किससे ज्यादा नहीं हो सकता, किससे ज्यादा होगा जब स्लाइडिंग हो जाएगी, जब ये म्यू जी से ज्यादा होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग हो जाएगी। और F की वैल्यू अगर आपकी M1 प्लस M2 इंटू म्यू जी से ज्यादा होगी तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, स्लाइडिंग हो जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि बेटा अभी ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम करेंगे उसमें सेम केस, यही केस बार बार रिपीट होने वाले हैं। एक बार तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक को एक साथ मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक जब एक साथ कंसिडर कर लेंगे तो क्या एसेशन आपका हो सकता है, और उसके बाद और वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अभी बेटा एक और प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, जैसे ब्लॉक ऑफ ब्लॉक प्रॉब्लम में जो सेकंड केस बनता है, केस टू में क्या डिफरेंस है बेटा, सेम केस है, सेम केस है आपका कि दो ब्लॉक हैं, एक M1 है एक M2 है। इस केस के अंदर क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप मान लीजिए μ2 है, और इनिशियली पहले वाले केस के अंदर हमने M1 और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं माना था। इस केस के अंदर हम मानते हैं कि दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स है μ1, ओके। और हम M1 के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं कुछ F, ओके। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, यू नीड टू फाइंड इस केस के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि स्लाइडिंग कब अकर होगी M1 और ग्राउंड के बीच में। एक तो आपको ये बताना है व्हेन द स्लाइडिंग विल अकर बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड, और दूसरा आपको M1 और M2 के बीच में कब स्लाइडिंग अकर होगी, ये आपको बताना है, ओके। जब बेटा फ्रिक्शन नहीं था यहाँ पे, तो आपको पता जितना जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा वैसे ही आपका ये M1 स्लाइड करना स्टार्ट कर देता था M2 के ऊपर, ग्राउंड सरफेस के ऊपर। जो M1 था वो आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देता था ग्राउंड सरफेस के ऊपर, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं था यहाँ, ठीक है, जब हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा, यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द
value of frictional force such that the sliding can occur. What should be the value of the external force such that sliding can occur between M1 and the ground? And what should be the value of F such that sliding can occur between M1 and M2? ओके, तो ये आपको बेटा एक बार घर पे करके देखना है इस प्रॉब्लम को। मैं थोड़ा सा एक बार हिंट देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये फर्स्ट वाले को बता देता हूँ कि व्हेन द स्लाइडिंग विल अकर बिटवीन M1 एंड द M2। स्लाइडिंग विल अकर व्हेन स्लाइडिंग विल अकर बिटवीन M1 एंड ग्राउंड। तो बेटा इनके बीच में कब स्लाइडिंग होगी? तो आप क्या कीजिए, आपको पता है कि M1 ही अगर स्लाइड नहीं हो रहा तो M2 का तो सवाल ही नहीं होता है स्लाइड होने का। तो इसका मतलब M2 इसके ऊपर ऐसे कैसे रखा रहेगा? अगर आपका M1 ही स्लाइड नहीं हो रहा तो कौन सी बात है, M2 तो वहीं के वहीं रखा ही रहेगा, क्योंकि हम फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हैं, M1 के ऊपर लगा रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं बेटा कि M1 और M2 को आप क्या मान लीजिए, एक सिंगल ब्लॉक मान लीजिए। ये M1 था, ये आपका था M2, और M1 के यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं F। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे सर कि पीछे की डायरेक्शन में ये आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे M1 प्लस M2 इंटू जी लग रहा है, और ये क्या लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन N लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा बेटा जब स्लाइडिंग होगी उस टाइम पे? तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा कितना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो जब आपका ये F फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा होगा तभी तो आपकी स्लाइडिंग होगी बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड। ओके, स्लाइडिंग विल अकर बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड व्हेन F फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द ब्लॉक M1। और ये क्या हो जाएगा बेटा, F इज ग्रेटर देन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, M1 प्लस M2 इंटू जी है। तो F इज ग्रेटर देन म्यू इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी। जब बेटा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपकी इससे ज्यादा होगी, म्यू इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी, उस टाइम पे तो M1 आपका स्लाइड करना स्टार्ट करेगा किसके ऊपर, M1 आपका स्लाइड करना स्टार्ट करेगा किसके ऊपर बेटा, ग्राउंड सरफेस के ऊपर। ओके, अभी सेकंड केस आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है कि इस केस में M1 और M2 के बीच में स्लाइडिंग कब होगी। तो आप क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग के अंदर आप अज्यूम कर लेंगे कि दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, बोथ ऑफ दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो उस टाइम पे आप एफएसएन फाइंड आउट करेंगे इन दोनों ब्लॉक का। तो बेटा एफएसएन क्या आएगा इस केस के अंदर, बाय कंसीडरिंग व्हेन बोथ ऑफ these blocks मूविंग टुगेदर। अगर ये बेटा दोनों एक साथ जा रहे हैं तो क्या होगा, एफएसएन ऑफ द ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक मान लेंगे, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है आपका F। ओके, और इस डायरेक्शन में आपका लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ म्यू1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी, म्यू1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक क्या आएगा बेटा, एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो बेटा वो आपका आ जाएगा क्या, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आ जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो बेटा नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, F डिवाइडेड बाई F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू1 M1 प्लस M2 इंटू जी। तो आपका जो एक्सेशन आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, F माइनस म्यू1 M1 प्लस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 माइनस म्यू1 जी, ये आ जाएगा A की वैल्यू। ओके, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 माइनस म्यू1 इंटू जी। तो ये आ गई बेटा दोनों ब्लॉक का एक्सेशन, जब हम दोनों ब्लॉक को एक कंसीडर करके चल रहे हैं।
है ना, जब दोनों ब्लॉक को एक कंसीडर करके चल रहे हैं तब आपका एसएसएन की वैल्यू ये आई है। अब आप क्या करेंगे, एफईडी ड्रॉ करेंगे M2 की, वहां से आप फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है एसएसएन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर वो आ जाएगा आपका μ2 इंटू जी। तो जब आपकी ये वाला जो एसएसएन जो आपने फाइंड आउट किया व्हेन बोथ ऑफ दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो ये वाला एक्सेलरेशन जब आपका μ2 जी से कम रहेगा, a इज लेस देन μ2 जी, तो आपका रहेगा नो स्लाइडिंग। अगर ये वाला एक्सेशन μ2 जी से जो कि मैक्सिमम एक्सेशन उससे ज़्यादा हो जाएगा तो स्लाइडिंग विल अकर। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है मेरे को कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ फोर्स F। आपको ये F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द F1 एंड F2। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द M1 और M2। ये F की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके मेरे को बताना है। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।